गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यूपी पीसीएस नेक्स्ट ईयर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 24 के लिए, और अपने इसमें 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक 10 तक या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फुल टेस्ट का पेड ग्रुप भी बना दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पूरे साल के लिए। देखिए, हमने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की थी अभी कुछ दिन पहले, तो हिस्ट्री से स्टार्ट की थी। बीच में कुछ मिक्स प्रश्नों को भी रखा, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रखा, पॉलिटी के प्रश्नों को रखा और जनरल साइंस के प्रश्नों को रखा। वो चीज़ चलती भी रहेगी ऐसी। लेकिन हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री उसमें हम कवर कर रहे थे। और हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक जैसे कि वैदिक साहित्य और 16 महाजनपद, वैदिक संस्कृति एवं साहित्य और 16 महाजनपद, सिंधु घाटी की सभ्यता भी हो गया। ठीक है, धार्मिक क्रांति हो गई, बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए, प्राग ऐतिहासिक काल भी हो गया, इतिहास के प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक साहित्यिक और विदेशी विवरण भी हो गए। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे इसी को और आगे। ठीक है, इसमें कुछ बचा है अभी, क्योंकि इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं? विदेशी यात्रियों का विवरण हो सकता है, साहित्यिक रचनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं किसमें? सूत्रों में, उपनिषद में, पुराणों में, वेदों में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए। इसका आंसर है पुराणों में। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं पुराणों में। देखिए, पुराणों में जो है 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है: सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग की बात करें तो सर्ग आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग की बात करें तो प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं व राजाओं के वंश वृक्ष का वर्णन है, और मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। ठीक है, वंशानुचरित जो है वो पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही होगा। एक है मनुस्मृति और उसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति। कुछ चीज़ें उसके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा करती है ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न। लेकिन सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा पीसीएस में। देखिए, मनुस्मृति के सामने लिखा है, यह हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है, और इसका अंग्रेजी जो संस्करण है वो है कोड ऑफ जेंटुलॉज। ठीक है, कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से जाना जाता है इसका अंग्रेजी संस्करण। इसमें कहा गया है कि स्त्रियों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं है। ठीक है, वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, यानी वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है, ये मनुस्मृति कहती है। तो इतनी बात तो ये मनुस्मृति के बारे में हो गई। क्या सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो इसमें समस्त उत्तराधिकारियों में विधवा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, और इसी स्मृति ने सबसे पहले स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। कौन कौन से इसमें सही है? देखिए, दोनों के दोनों ठीक ही हैं, करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्री किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्वामी नहीं बन सकती। इसमें विधवाओं के लिए मुंडन का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में विधवा की संपत्ति को भी राज्य की आय का एक प्रमुख साधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, और दायभाग इसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो मिताक्षरा इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे, और इनके अनुसार पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। मिताक्षरा का प्रभाव जो है आज बंगाल, असम तथा कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में देखा जा सकता है, जहां पिता अपने जीवन काल में
संपत्ति का बंटवारा जो है अपने पुत्रों को कर देता है। लेकिन दाय भाग की बात करें तो इसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी और इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र उसकी संपत्ति का अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रामायण तथा महाभारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो 4 में से 3 करेक्ट होंगे, एक होगा इनकरेक्ट, उसी को अपने को ढूंढना है। डी से स्टार्ट करते हैं। महाभारत का 18वां जो पर्व है वो भीष्म पर्व है तथा भगवद गीता भीष्म पर्व का ही भाग है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण पहली बार तमिल में कंबन द्वारा लिखी गई, बंगला भाषा में कृत्तिवास द्वारा लिखी गई और रामायण व महाभारत का अंतिम रूप से संकलन मौर्य काल में हुआ। देखिए इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला वाला है और यही अपना आंसर भी होगा। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप से जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ। बाकी महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में भी प्रश्न है, एक यूपीपीसीएस को पहले पूछा जा चुका है 1 नंबर में, मतलब सीधे बनाकर स्टेटमेंट 4। ठीक है, वहाँ जय संहिता था, व्रत संहिता था, 2024 या 2014 या 15 में पूछा था। बाकी डी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए है इनकरेक्ट, वही आंसर होगा। तो कथन है असत्य क्योंकि रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ, ना कि मौर्य काल में। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। कंबन कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी थे, इन्होंने पहली बार तमिल में रामायण लिखी और 20वीं सदी में रामास्वामी नायकर पेरियार ने तमिल में सच्ची रामायण की रचना की और बंगला भाषा में रामायण कृत्तिवास द्वारा लिखी गई और तमिल में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? पेरुंदेवनार भारतम नाम से किया गया और इसका बंगाली में जो अनुवाद है वो अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ। ठीक है, तमिल में जो महाभारत का अनुवाद है वो पेरुंदेवनार भारतम के नाम से किया गया। किसके? इसका बंगाली में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ और महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में है उनकी रचनाएं यानी पुस्तक। एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। बराहमिहिर, विशाख दत्त, शूद्रक, विलहण, विक्रमांक देवचरित, बृहत संहिता, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस रचना है किसकी? विशाख दत्त की। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। बृहत संहिता विलहण की नहीं, बृहत संहिता है वराहमिहिर की और विक्रमांक देवचरित रचना है विलहण की। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। ए का 3, बी का 1, जिस जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। ठीक है, तो 3 1 2 4। देखिए बृहत संहिता वराहमिहिर का एक व्यावहारिक ज्योतिष ग्रंथ है। मृच्छकटिकम एक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है और शूद्रक ने इसमें राजक्रांति को बहुत कुशलता पूर्वक दर्शाया। तो शूद्रक की रचना हो गई मृच्छकटिकम, वराहमिहिर की व्रत संहिता हो गई और मुद्रा राक्षस हो गई विशाख दत्त की और विलहण की रचना हो गई विक्रमांक देवचरित। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एंशिएंट हिस्ट्री की रचनाएं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के पीसीएस के लिए या यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विशाख दत्त के बारे में ही प्रश्न है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है कौन सी? इसमें ये तो अपने आप में एक प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना। लेकिन इसमें है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में होने वाली दुर्विसंधियों का उल्लेख है। 2 आर्य कबीलों के मध्य सत्ता संघर्ष का उल्लेख है। 1 आर्य राजकुमार तथा कबीलियाई महिला की प्रेम कहानी है या प्राचीन हिंदू अनुस्मृतियों के देवी देवताओं और राक्षसों के मध्य संघर्ष का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में क्या है? देखिए विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में होने वाली दुर्विसंधियों का उल्लेख। डी। तो डी है इसका आंसर। मुद्रा राक्षस का जो कथानक है, नंद वंश का नाश करके चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देता है
किंतु इस राज्य को दृढ़ करने के लिए वह नंद के स्वामी भक्त मंत्री राक्षस को अपने पक्ष में करना चाहता है। राक्षस जो है अपनी स्वामी भक्ति से विचलित नहीं हो रहा। इसी बुद्धि संघर्ष में चाणक्य की कूटनीतिक कुशलता ही नाटक का मूल मंत्र है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये एक व्यक्ति के 3 नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद की रचना की। ठीक है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस कर चुकी है, 14 में किया था या 15 में किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है रत्नावली 4 अंकों का नाटक है जिसमें राजा उदयन तथा रानी वासुवदत्ता के अंतपुर में दासी के रूप में रह रही सिंगल राजकुमारी रत्नावली का मुग्ध प्रणय चित्रित है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद ये बिल्कुल हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। और एक रचना को इसमें और डाला जाता है, वो है हर्षचरित, कि ये भी कोट करके कि ये भी हर्षवर्धन की ही रचना है। जबकि हर्षचरित बांग भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद, इन तीनों को याद रखिएगा। ये फिलहाल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। देखिए, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद की रचना की, इस नोट को हमेशा याद रखिएगा। जबकि हर्षचरित जो है वो बांग भट्ट की रचना है। और रत्नावली इसकी बात हो रही है, 4 अंकों का नाटक है जिसमें राजा उदयन तथा रानी वासवदत्ता के अंतपुर में दासी के रूप में रह रही सिंगल राजकुमारी रत्नावली का प्रणय, मुग्ध प्रणय चित्रित है। रत्नावली को संस्कृत साहित्य का सबसे सरस और सरल नाटक माना जाता है। इसमें हर्ष के लेखन में नाट्य कला का चरम विकास परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सॉरी, करेक्ट है, केवल एक ही करेक्ट होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी इरिथ्रियन सागर। तो क्या हो सकता है ये? भारत में 7 जातियों का विशद विवरण भी मिलता है। भारत की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। इसमें भारत का भौगोलिक वर्णन किया गया है। भारतीय पौधों तथा खनिज पदार्थों के विषय में इसका वर्णन उपयोगी है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। इसमें भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वर्णन मिलता है। तो एरिथ्रियन सागर यानी एरिथ्रियन सी की बात हो रही है। तो 7 जातियों का विशद विवरण इसको हटा दीजिए। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन हटा दीजिए। पानी की बात हो रही है यानी सी सागर। तो क्या हो सकता है? पहला और दूसरा कुछ रिलेट कर रहे हैं, दूसरा ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, भारतीय बंदरगाह, तो बी है इसका आंसर। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के विषय में अभी तक इतनी ही जानकारी प्राप्त हो सकी है कि वह यूनानी निवासी था। यूनान का निवासी था तथा मिस्र में जाकर बस गया और उसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। ठीक है, यानी इस पुस्तक के लेखक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका और इसमें भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात व निर्यात की जाने वाली विषय वस्तु का वर्णन मिलता है। तो बी ही करेक्ट है। और इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों भृगुकच, सोपारा, तोडी, मुसिर और नेल सिंडा आदि का वर्णन है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। और ऐसे वर्ड्स यूपीएससी के फेवरेट हैं। अभी भी 28 तारीख को प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी सिविल सेवा में, जिसका आंसर बंदरगाह था और पूछती आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में उनकी रचनाएं या पुस्तक। चलिए, भवभूति संध्या का नंदी, राजशेखर सोमदेव। मालती माधव जो रचना है वो भवभूति की रचना है। रामचरित है ये, रामचरित मानस नहीं है। रामचरित जो रचना है वो संध्या का नंदी की रचना है। प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी राजशेखर की रचना है। कथा सरित सागर ये सोमदेव की रचना है। चारों की चारों इंपॉर्टेंट रचना याद रखिएगा।
कभी भी पूछी जाएंगी किसी भी स्टेट के पीसीएस में, तो सारे के सारे तो सुमेलित हैं ही पहले से। तो 1 2 3 4 वाला पकड़ लीजिए, यानी ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संस्कृत नाटक के क्षेत्र में महाकवि भवभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 3 रूपकों की रचना की थी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित ये भवभूति की रचनाएं हो गई। रामचरित, इसकी रचना संध्याकर नंदी ने की। ठीक है, उत्तर रामचरित भवभूति की रचना, लेकिन केवल रामचरित किसकी रचना? संध्याकर नंदी की। और यह बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर की प्रबंध कोश, भुवन कोश, बाल रामायण, दयाश्रय महाकाव्य है। कर्पूर मंजरी भी राजशेखर की रचना है। सोमदेव जो है, सोमदेव क्षेमेंद्र के समसामयिक थे। और सोमदेव की प्रमुख रचना कौन सी है? कथा सरित सागर। और जिनके समसामयिक थे क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहत कथा मंजरी। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक बार फिर से लेखक और पुस्तकें आ गई। लेखक क्षेमेंद्र, लेखक उद्धोतन सूरी, लेखक जिनसेन, लेखक हरिभद्र सूरी। पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, कुबलय माला, समादित्य कथा। ये कूट हैं 1 2 3 4, 1 3 2 1, 4 3 2 1, 4 2 1 3। क्या है इसका आंसर? देखिए, परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, तो पहले का पहला हो गया, तो आंसर हो ही गया। और जो समादित्य कथा है वो हरिभद्र सूरी की रचना है। और कुबलय माला जो रचना है या पुस्तक वो है उद्धोतन सूरी की। और आदि पुराण, हरिवंश पुराण जिनसन की रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर हो गया पहले का पहला, चौथे का चौथा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, और तीसरे का दूसरा। पहले का पहला, चौथे का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। देखिए, हेमचंद्र जो लेखक हैं उनकी रचना है परिशिष्ट पर्वन। और उद्धोतन सूरी की कुबलय माला, जिनसेन की आदि पुराण, हरिवंश पुराण, हरिभद्र सूरी की समादित्य कथा, धर्मबिंदु और अनेकांत विजय। ये जो हेमचंद्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन कौटिल्य का जीवन व्रत है। और इन लेखकों के अलावा भद्रबाहु, नैचंद सूरी, बिमल सूरी ये प्रमुख जैन विद्वान थे। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। और हमीर रासो नैचंद सूरी की है। और पद्मचरितया, पद्म पुराण ये बिमल सूरी की। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट बड़े थे, एक्सप्लेनेशन बड़ी थी, तो 10 ही प्रश्न को ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करते चलेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, और उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, और बीच बीच में ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करेंगे हम, हिस्ट्री की भी, एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, जनरल साइंस की और करंट अफेयर्स की भी।